जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र, यानी कि भारतीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियाँ का अपवाह तंत्र, जिसमें दोस्तों हम पहले ही 4 क्लास कर चुके हैं। और ये क्लास प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की क्लास है, जिसमें आज का हमारा प्रश्न 90 नंबर में, जिससे पहले हम 4 क्लास को देख चुके हैं और आप सभी ने उन्हें अच्छे से देखा भी था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी है जो हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है। क्या अलग करती है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हाँ जी हाँ, जो दामोदर नदी है वो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है, याद रखना। अगला कथन दे रखा है, यह नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आपने कई बार सुना होगा कि भारत का काला प्रदेश किसे कहते हैं, तो वो दामोदर नदी घाटी को कहते हैं, यानी कि दामोदर नदी बेसिन को कहते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये कोयला भंडार का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसे ही जो दामोदर नदी घाटी है उसे भारत का रूर क्षेत्र या काला प्रदेश भी कहते हैं। अगला इसमें जो कथन है वो है, रांची पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। क्यों? जो पारसनाथ है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग पठार इसकी चोटी है, ना कि किसकी चोटी है, इसकी छोटा नागपुर की। याद रहेगा ये पॉइंट। तो इसमें ये वाला पॉइंट तो क्या होगा, गलत हो गया दोस्तों, दोनों ये वाले सही हो गए। आंसर में क्या पूछा हमसे, सत्य कथन पूछा हुआ है, तो पहला ही कथन सही हो जाएगा, 1 और 2। दोस्तों हर पॉइंट को आराम से देखते हुए चलेंगे हम, और आराम से देखना, और आप हर पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला कथन देख लेते हैं। पहला है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। तो दोस्तों अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो हिमालयी नदियों से पुराना ही है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ हिमालय के बनने के बाद बनी है और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ उससे पहले की हैं, तो इसलिए पुराना हो गए। अगला है, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली नदी मानस नदी महत्वपूर्ण है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, ताप्ती की सहायक नदियां हिरन बरना दूधी आदि हैं। तो दोस्तों हम कई बार पढ़ चुके हैं, पीछे भी देख चुके हैं क्लास में, इनकी सहायक नदियां अच्छे से याद हो चुकी हैं हमें। जो हिरन बरना दूधी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हम इन नदियों को अच्छे से देख चुके हैं बार बार, और फिर आगे भी बार बार आती रहेंगी, तो इसलिए ये कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, ना कि ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ये किसकी है? नर्मदा नदी की। अगला है, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। क्यों? जो पुनासा जलप्रपात है वो चंबल नदी पर नहीं, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों सत्य नहीं कथन पूछा हुआ था, तो कौन से सत्य नहीं है? आप सभी ने इन्हें भांप लिया है, तो केवल 3 और 4 सत्य नहीं है। याद रहेंगे प्रश्न, एक बार रिपीट कर दूं तो हिरन और बरना दूधी ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। पुनासा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। तो इस प्रकार दोनों कथन ये क्यों असत्य हो जाएंगे। व्याख्या में भी यही दे रखा है कि हिरन बरना दूधी आदि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। पुनासा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली सिंध और सिप्ता पार्वती बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यानी कि काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास ये किस नदी की सहायक नदी है? ये सब चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। याद रहेंगे, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास ये सब काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास आदि सभी नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदी हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में, यानी किस राज्य में रोंगबेंग डेयर जलप्रपात स्थित है? तो रोंगबेंग डेयर जलप्रपात ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में, याद रहेगा, मेघालय में स्थित है। दोस्तों इसमें व्याख्या में भी ये रखा है कि रोंगबेंग डेयर जलप्रपात मेघालय में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की, सॉरी व्याख्या नहीं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? अगला प्रश्न है, केरल की सबसे छोटी नदी भरतपुजा है। दोस्तों आपको पता होगा केरल की सबसे छोटी नदी नहीं है, जो भरतपुजा है वो सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा, यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। तो इसलिए पहला कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है, पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर की, यानी सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बड़ी नदी है। अगला है, केरल की अन्य नदी पंबा जो वेम्बनाड झील में गिरती है। तो दोस्तों ये कथन क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा हुआ था सत्य कथन है या है, तो इसलिए केवल सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में दे रखा है कि केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रहेंगी, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा और दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं, डेल्टा को निर्माण करने वाली भारतीय नदियाँ कौन सी? जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या? डेल्टा का। और जो नदी पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो आप इनमें देख लीजिए, महानदी गोदावरी ये पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा ये दोनों पूरब की ओर बहती हैं और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। तो ये तो डेल्टा नहीं बनाएगी, सीधी सी बात है इसमें। तो डेल्टा कौन सी बनाएगी? महानदी गोदावरी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? केवल सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में दे रखा है कि भारत में केवल पूरब में प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है? अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है तो बनास, साबरमती, लूनी इन सब का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, लेकिन चंबल नदी का नहीं होता। इसका उद्गम विंध्य की पहाड़ी से होता है। किससे? विंध्यन पहाड़ी से होता है। किसका? चंबल नदी का। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी इसमें राइट हो जाएगा, आंसर बी होगा। इसमें भी दे रखा है चंबल नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो ये एकदम कथन सही है। जैसे ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु नदी है, तैसे ही कोसी भी एक पूर्ववर्ती नदी है। अगला है, पूर्ववर्ती नदी ऐसी होती हैं जो चट्टानी स्थलाकृतियों में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्ग और स्वरूप को बनाए रखती हैं। तो ये भी कथन सही है। जैसे हिमालय से पूर्व जो नदियाँ थीं वो पहले भी बह रही थी और अब भी बह रही थी, तो उन पर चट्टानी स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। इसमें दोनों सही हैं। आंसर इसमें केवल दोनों सही हो जाएगा। आंसर केवल 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लें इस प्रश्न की। व्याख्या दे रखी है कि कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण का उद्गम होता है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद यह पश्चिम में सोन कोसी तथा पूर्व में तामूर कोसी से मिलती है। यह अरुण नदी के साथ मिलकर सप्त कोसी का निर्माण करती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। अगला पॉइंट दे रखा है इसमें कि एक पूर्ववर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो चट्टानी स्थलाकृतियों में परिवर्तन के बाद भी अपने मूल प्रवाह मार्ग
और स्वरूप को बनाए रखती है। याद रहेगा ये पॉइंट, याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लें दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रणाली के उदाहरण हैं? यानी कि अध्यारोपित का मतलब है हिमालय के बाद की नदियां। तो हिमालय के बाद की नदियां दामोदर है, स्वर्णरेखा है, चंबल है। लेकिन ब्रह्मपुत्र ये एक पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, याद रहेगी। ये एक हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है ब्रह्मपुत्र, बाकी अध्यारोपित नदी है। तो 1 2 3, 1 2 3 किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे व्याख्या दे रखी है कि दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, रीवा पठार से बहने वाली अध्यारोपित अपवाह प्रणाली के उदाहरण हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। डाउट क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें से कौन से कथन सही है? पहला है, चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की अनूप या लैगून झील है। तो ये कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। जो चिल्का झील है वो एक लैगून झील है, लैगून झील को ही अनूप झील कहते हैं, और ये दया नदी के मुहाने पर है। कहाँ स्थित है? दया नदी के मुहाना इसी नदी पर है, सॉरी इसी झील पर है। दया नदी का मुहाना इसी झील पर है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। अनूप का मतलब मैंने बताया आपको लैगून झील। क्या है? लैगून। तो हम बार बार पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है। अगला है, चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। तो इसे तो हम बार बार करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि रामसर आर्द्र भूमि में चिल्का झील को शामिल कर लिया गया है। शायद 1981 में इसे शामिल किया गया। कब किया गया? 1981 में। व्याख्या और देख लेते हैं इस प्रश्न की। आंसर तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की अनूप झील या लैगून झील है, जो पूरी खुर्दा गंजम जिले में फैली हुई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। इसे 1981 में रामसर सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो भारत में किस नदी का है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। ये सब नदियाँ पूर्ववर्ती नदी हैं, यानी कि पूर्ववर्ती नदी है, और ये तिब्बत में निकलती है मानसरोवर झील के पास से। जो ब्यास नदी है वो भारत में इसका उद्गम होता है। ब्यास नदी का भारत में होता है, याद रहेगा। इसमें व्याख्या देखते हैं। ब्यास नदी का उद्गम भारत में कुल्लू में उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है, जबकि सतलुज, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम सह्याद्री श्रेणियों से होता है। दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं, जो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, ना कि सह्याद्री श्रेणी से। तो पहला ये कथन गलत हो जाएगा। कावेरी नदी पर होगेनकल, भारचुक्की, बालमुरी जलप्रपात स्थित है। तो ये कथन सही है, यानी कि जो होगेनकल जलप्रपात और भारचुक्की, बालमुरी जलप्रपात ये सब कावेरी नदी पर है। अगला है, हेमावती, स्वर्णवती, भवानी, प्राणहिता, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों हम पीछे भी इन सहायक नदियों को बार बार अच्छे से देख चुके हैं। आपको पता है कि जो प्राणहिता नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी। हम बार बार पढ़ चुके हैं प्राणहिता है, पैनगंगा,
आदि नदियाँ हैं, पूर्णा है, आदि नदी, ये सब किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी। दोनों गलत हो जाएंगे। प्रश्न में सत्य कथन पूछा हुआ है तो केवल 2 कथन इसमें सत्य है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं, आपका मन नहीं मान रहा होगा। कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में भारचुक्की जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात, बालमुरी और भारचुक्की जलप्रपात कर्नाटक में, और होगेनकल जलप्रपात ये तमिलनाडु में है। जबकि अन्य कावेरी, और इसमें दे रखा है प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि अन्य कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? हिमानी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। तो यह कथन दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? इसका निर्माण हिमानी प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा हुआ है। किसकी द्वारा? विवर्तनिकी क्रिया द्वारा, विवर्तनिकी क्रिया द्वारा हुआ है, तो इसलिए पहला गलत होगा। दूसरा, तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में स्थित त्योंगसो झील से होता है, तो ये भी कथन गलत है। तीस्ता नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है बांग्लादेश में, ना कि मणिपुर से होके। त्योसंगो झील ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। त्योसंगो झील ये सिक्किम में स्थित है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? लहासो झील से होता है। यानी कि तीस्ता नदी का झील कहाँ होता है? तसो लहासा से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। अगला है ढेवर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है, जिसमें गोमती नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा जलापूर्ति होती है, तो यह कथन इसमें सही है। गोमती नदी पर ही ढेवर झील है। इसमें आंसर कौन सा होगा? केवल 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका निर्माण विवर्तन की प्रक्रिया से हुआ है, ना कि हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, इसमें झेलम नदी द्वारा जलापूर्ति होती है। अगला है त्योसगमो झील सिक्किम में स्थित एक हिमानीकृत झील है, इसे चांगू झील भी कहते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम इस झील से न होकर सिक्किम के तसो लहोसो झील से होता है। सिक्किम के तसो लहोसो झील से होता है। किसका? तीस्ता नदी का। अगला है ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में अवस्थित मीठे पानी की झील है। यह झील गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है, तो इसमें यह तो बिल्कुल सही होगा। आगे वाला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी बराक नदी की सहायक नदी है? तो जिरी सहायक नदी है, मधुरा सहायक नदी है किसकी? बराक नदी की। और ये रद्याक जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? रद्याक। तो ये नहीं है, इसमें सहायक नदियाँ पूछी हैं, तो 1 और 2 सहायक नदियाँ, तो ऑप्शन ए राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की कि बराक नदी का उद्गम माओ सोंगसांग के निकट मणिपुर की पहाड़ियों से हुआ है। बराक नदी बेसिन के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, असम, बांग्लादेश का क्षेत्र आता है। इसकी सहायक नदियां में चिरी, मधुरा, ढलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, सोनाई आदि नदियां आती हैं। रद्याक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में ये सुरमा और कुशियारा के रूप में विभाजित हो जाती है। कौन सी नदी? रद्याक नदी। अगला प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट को झील दे रखी है और एक तरफ दे रखे राज्य। एक तरफ झील है, एक तरफ राज्य है, और पूछा है इनमें से कौन से सुमेलित हैं। तो कौन कौन से सुमेलित उन्हें देख लेते हैं। पहला है अर्थला झील, ये उत्तर प्रदेश की है। दूसरी है
समेंदु झील ये उड़ीसा की नहीं है, ये किसकी है, ये पश्चिम बंगाल की है। सुमेंदु झील ये पश्चिम बंगाल की है। बरथरू झील ये कर्नाटक की है। और शामिरपेट झील ये तेलंगाना की है। शामिरपेट झील तेलंगाना की है। तो इसमें से दो को छोड़कर बाकी सभी क्या है, मिलान है। इसमें दो आ गए, ये कट जाएगा, इसमें दो आ गए, ये कट जाएगा। 1 2 1 3 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या देखिए कि अरतला झील उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में स्थित है। सुमेंदु झील या मिरिक झील पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बरथुर झील कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और शामिरपेट झील तेलंगाना में हैदराबाद के पास स्थित एक कृत्रिम झील है। कौन सी, शामिरपेट झील कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। यही कारण है कि सर्वाधिक झीलें उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। सर्वाधिक झीलें उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। तो कयाल की बात करें तो ये भारत में पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पर कहा जाता है। किस पे, पश्चिमी तट पर इन्हें कयाल कहा जाता है, ना कि पूर्वी तट पर। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा इसमें सही होगा, तो केवल एक सही होगा आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। यही कारण है कि सर्वाधिक झीलें उच्च अक्षांशों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तट की लैगून झीलों में सबसे बड़ी केरल की वेम्बनाड झील है। कौन सी है, वेम्बनाड झील है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तसोमरोरी झील ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। तसोमरोरी झील की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। याद रहेगी, तसोमरोरी झील लद्दाख में स्थित है। पहला कथन देखते हैं, ये उच्च अक्षांशीय झीलों में सबसे बड़ी झील है जो पूर्णतः भारत में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, लद्दाख उत्तर की ओर स्थित है, तो ये उच्च अक्षांशों पे आ गया, तो इसलिए कथन सही हो जाएगा। अगला है, यह विलुप्त प्राय काली गर्दन वाले सारस का प्रजनन स्थल तथा सिर पर खड़ी रेखा वाले हंसों का एकमात्र प्रजनन स्थल है। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें तो आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इसमें काली गर्दन वाले सारस प्रजनन स्थल है तथा सिर पर खड़ी रेखा वाली हंसों का एकमात्र प्रजनन स्थल है। ये दोनों कथन सही हैं। आंसर तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। लास्ट कथन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित यह झील रामसर अभिसरण के अंतर्गत सूचीबद्ध है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में लद्दाख में स्थित है। इसे रामसर अभिसरण के अंतर्गत शामिल किया गया है 2002 में। कब किया गया है, 2002 में। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की कि तसोमरोरी झील रामसर अभिसमय 2002 के अंतर्गत अधिसूचित लद्दाख में स्थित झील है। यह उच्च अक्षांशीय झीलों में सबसे बड़ी झील है जो कि पूर्णतः भारतीय सीमा में है, और यह विलुप्त प्राय काली गर्दन वाले सारस का चीन के बाहर स्थित प्रजनन स्थल भी है तथा सिर पर खड़ी रेखा वाले हंसों का भारत में स्थित एकमात्र प्रजनन स्थल भी है। इस प्रश्न का ही तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे मिलान के लिए पूछा है। पहला है, सूरी नसर मानसर झील ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दीपोर बिल ये असम में स्थित है। रुद्रसागर ये कहाँ स्थित है, ये त्रिपुरा में स्थित है। दीपोर बिल असम, रुद्रसागर त्रिपुरा में स्थित है। तो दोस्तों इसमें से कोई सा भी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या दे रखी है इसकी
कि मानसर झील जम्मू कश्मीर में, दीपोरवीर झील असम, रुद्रसागर झील त्रिपुरा रामसर अभिसरण के अंतर्गत अधिसूचित है। अगला है 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है रेणुका झील, तो रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। कालीबेला झील कहाँ स्थित है, तो कालीबेला ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, कालीबेला झील ये तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों पहला और तीसरा कथन क्या है, असत्य है। तो सही सुमेलित पूछा है तो केवल 2 सही है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, केवल 2 सही है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में क्या दे रखा है कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अवस्थित है। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। यह झील विश्व में तैरते द्वीपीय झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कालीबेला झील तटीय झील है जो तमिलनाडु के विलुपुर जिले में स्थित है। यह झील प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये 3 कथन दे रखे हैं और भारतीय नदियों के संदर्भ में। पहला है, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही है। हम बार बार पढ़ते हुए आए हैं, पीछे भी पढ़ा है कि सिंधु की सबसे बड़ी नदी चेनाब नदी है। अगला है, नर्मदा नदी रेखीय भ्रंशन रिफ्ट घाटी में बहती है, तो बिल्कुल सही है। नर्मदा है, ताप्ती, ये सभी रेखीय भ्रंशन रिफ्ट घाटी में बहती हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अरब सागर की ओर बहती हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। अरब सागर की नहीं, किसकी ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा नदी रेखीय भ्रंशन घाटी में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न आ गया, नदियां संबंधित दर्रा। नदियां फिर संबंधित क्या है, दर्रा है। और इसमें से सही सुमेलित पूछा, रावी नदी रोहतांग दर्रा, सतलुज नदी शिवशीला दर्रा और ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रे से संबंधित है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से संबंधित है। आंसर क्या होगा, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये इस प्रश्न की व्याख्या दे रखी है कि रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। ब्यास नदी भी हिमालय स्थित रोहतांग दर्रे से 40, 66, 67 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यासकुंड से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। कौन सी, सतलुज नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकीला दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बेतवा, चंबल, लूनी, स्वर्णरेखा, और पूछा है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है। उत्तर का मतलब ऐसे सभी नदी उत्तर की ओर कौन सी बहती है, तो बेतवा, चंबल, लूनी ये सब उत्तर की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर बहती हैं, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, चंबल हो गया इसमें, और क्या हो गया, बेतवा हो गया। लूनी नदी नहीं बहती है। क्या नदी, लूनी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। याद रखेंगे, लूनी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। लूनी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती और स्वर्णरेखा भी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। ऑप्शन इसमें से 1 और 3, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगली व्याख्या इसकी, प्रवाह की दिशा के आधार पर नदियों को 3 श्रेणियों यथा पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। चंबल, बेतवा, धसान आदि उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। चंबल, बेतवा, धसान। और अगला है, स्वर्णरेखा नदी रांची से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पूर्व दिशा में बहती हुई झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात में कच्छ के दलदली रण में प्रवेश करती है और वहाँ जाके गायब हो जाती है। अगली है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के
उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलने से पहले उत्तरी दिशा में 654 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मध्य प्रदेश चंबल मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के मशहूर नानक कस्बे से दक्षिण में जानपाव से मिलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शाहौर गांव के पास यमुना में मिलने से पहले 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक के शिवमोगा से निकली है और दो नदियों का संगम और पूर्वी घाट से होकर बहती है। तो कौन सी दो नदियों का संगम? तो वो तुंगभद्रा है। तुंग और भद्रा नदी ये दो नदियों की सहायक नदी से बनकर बनी है। अगला है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक की दो नदियां तुंगभद्रा नामक के संगम से बनी है। प्राचीन समय में इसे पंपा नदी के नाम से जाना जाता था। अगला है, शिवमोगा या शिमोगा के उत्तर में 610 मीटर की ऊंचाई पर तुंगभद्रा का उद्गम होता है। यह पूर्व दिशा में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में से मिलती है। यानी कि पूर्व दिशा में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाती है कौन सी? तुंगभद्रा नदी। यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा कथन सही है। पहला है, सिंधु डेल्टा क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से कम उपजाऊ है। यह कथन सही है। क्या कथन सही है? सिंधु नदी में पानी की मात्रा अधिक होने से कारण से वहाँ पर पानी भरा रहता है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र जो है वो कुछ शुष्क है। क्या है? शुष्क है। तो यहाँ पर इसकी खेती हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। तो सिंधु नदी की बात करें तो ये सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है। किससे? लद्दाख से होकर बहती है। तो इसलिए एक कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक कथन सही है और एक गलत है। इसकी व्याख्या और देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में दे रखा है, गंगा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र में बहती हुई वृद्धिशील वर्षा क्षेत्र में आगे बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी अधिकांश सहायक नदियां डेल्टा क्षेत्र के लिए गाद या तलछट की भारी मात्रा आती हैं, जो कृषि कार्य हेतु अधिकांश उपजाऊ मानी जाती हैं। सिंधु नदी की निचली घाटी रेगिस्तान में स्थित है और उच्च वर्षा क्षेत्र से शुष्क क्षेत्र की ओर बहती है। परिणामतः सिंधु इसकी सहायक नदियां डेल्टा क्षेत्र में पहुंच डेल्टा शंकु के निर्माण के पहले ही पानी, रेत और गाद की भारी मात्रा खो देती है। इसी कारण ही सिंधु डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से कम उपजाऊ है। अगला पॉइंट है इसमें, सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। यह लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटते हुए लद्दाख में गिलगित के पास एक अद्भुत खड्ड या जॉर्ज का निर्माण करती है, जो फिर दरिस्तान क्षेत्र में चिलास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। मैंने बताया नहीं, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है जास्कर है, सुरू है, पेशियोर है। यानी कि श्योक है। तो आंसर कौन सा इसमें सही होगा? 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 3। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दे रखा है कि सिंधु नदी भारत में हिमालयी नदियों के समूह की सबसे पश्चिमी नदी है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और लगभग पूरे पाकिस्तान से गुजरती है। 3200 किलोमीटर की कुल दूरी तय कर पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची के निकट
अरब सागर में मिल जाती है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां हैं, यथा श्योक, गिलगित, जस्कर, सुरु, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गस्टिंग और द्रास। ये सब क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां। अंत में यह अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकल आती है, जहां इसके दाएं तट पर इससे बिल्कुल नदी आकार मिलती है। कौन सी? काबुल नदी आकर मिलती है। अगला पॉइंट है, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर आकार मिलने वाली अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, नूर, खुर्रम, तोची, गोमंड, बीबो और सागर। ये सब क्या है? सही सुमेलित पर्वतमाला में नदियां हैं। अगला पॉइंट है, पेन्नार घाटी प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में है। पेन्नार नदी कर्नाटक की नदी पर्वत श्रृंखला में चेन्ना केसावा पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 597 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम 115 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।